हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे। किस टॉपिक से संबंधित? नदियों से संबंधित। तो नदियों के जितने कई वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, हम उन सारे प्रश्नों से संबंधित एक एक नदी को पढ़ेंगे। तो पहली नदी है जो ब्राह्मणी नदी लेंगे। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है? सबसे पहले हमें राज्य जानना है। तो ब्राह्मणी नदी बहती है उड़ीसा वाले एरिया में। तो उड़ीसा में बहती है। और ये क्या है? उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो उड़ीसा की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना है, क्योंकि पहली कौन सी रहती है? महानदी रहेगी। तो दूसरी सबसे बड़ी ये नदी रहती है। ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी नदी है। अब ये इस नदी का अगर मैप देखें तो ये नदी कहाँ बह रही है? ब्राह्मणी नदी ये रही। ये ब्राह्मणी नदी का ये जो मैप है, ये क्या दर्शा रहा है? ये पूरा क्या है? उड़ीसा वाला एरिया है। और उड़ीसा में जितनी नदियाँ बह रही हैं और उनका क्या है? एक प्रवाह क्षेत्र होता है, जितना नदी का क्या होता है? एरिया होता है। तो जैसे महानदी और महानदी से संबंधित नदियों का ये एरिया है, ऐसे ही ब्राह्मणी नदियों से संबंधित है। वैसे ही बैतरणी और स्वर्णरेखा वगैरह। तो हमें अभी कौन सी देखनी है? ब्राह्मणी नदी। तो अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मणी नदी कहाँ बह रही है? तो महानदी के उत्तर की तरफ या देखेंगे तो इस टाइम, तो अगर सबसे पहली अगर क्रम से पूछेगा तो महानदी नीचे की तरफ बह रही है और महानदी के ऊपर क्या मिलेगी हमें? ब्राह्मणी नदी मिलेगी। तो ये वाला सबसे पहला पॉइंट हुआ। अब ब्राह्मणी नदी के दक्षिण, मतलब ब्राह्मणी नदी का निर्माण दक्षिण में कोयल और शंख नदियों के संगम पे हुआ है। तो ये उन नदियों में से है भारत की, जो कुछ नदियां हैं जो क्या होती हैं? संगम से मिलकर बनी होती हैं। संगम का मतलब दो नदियों से मिलकर बनी है। तो ये कौन सी? दक्षिण में कोयल, मतलब दक्षिणी कोयल और शंख। तो दो नदियां याद रखनी है, कोयल और शंख नदियों से मिलकर बनी है। और ये दोनों नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो ये याद रखना था। दूसरा क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हमने देखा। और ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपनी यात्रा के दौरान इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, भीतरगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर ये बहती है। और राउरकेला जो इंडस्ट्रियल शहर है उसके किनारे, मतलब राउरकेला किसके किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे ये। तो हमने क्या क्या जाना कि ब्राह्मणी नदी कहाँ बह रही है? उड़ीसा में बह रही है। गिर कहाँ रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही। कौन सा शहर है? राउरकेला शहर है। कौन से सिटी, मतलब कौन से नंबर की नदी है? तो सेकंड नंबर की नदी है। तो ये हमने देखा। अब ब्राह्मणी नदी का जो स्थान है वो कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ है पीछे की तरफ। तो और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? यहाँ पे झारखंड की तरफ मिलेगा। अब ब्राह्मणी को अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही तो मिलेगा। तो ये झारखंड के जो रांची का पठार है वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है। तो झारखंड में कौन सा पठार है? रांची का पठार, वहाँ से निकलती है। और दो नदियाँ अभी कौन सी देखी? एक कोयल है और एक शंख नदी है, जिसे भी कहते हैं संकरा नदी भी। तो कोयल या शंख या संकरा नदी कहते हैं। तो ये यहाँ से जब झारखंड से निकलती है फिर उड़ीसा में प्रवेश करती है और यहाँ कई जिलों से होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्राह्मणी नदी कृषि के लिए काफ़ी यहाँ पे फेमस है। और सबसे मेन क्या है? राउरकेला यहाँ पे है। तो ये याद रखना था इनमें से। उसके बाद अगली नदी है बैतरणी नदी। अब अगर उड़ीसा का देख रहे हैं तो यहीं है ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के ठीक ऊपर कौन सी नदी है? बैतरणी नदी। तो अगर क्रम से देगा तो सबसे ऊपर की तरफ हमें जो दिख रही है उड़ीसा में, वो दिख रही है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद नीचे देखेंगे तो बैतरणी नदी, और बैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी के नदी के बाद महानदी। तो ये क्रम है इनका। तो अभी हमने ब्राह्मणी देखा, अब हम जाएंगे बैतरणी पे। तो जो बैतरणी नदी है ये उड़ीसा, ये भी कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड में की एक पवित्र नदी मानी जाती है। पर ये किससे? ब्राह्मणी से छोटी है, क्योंकि एरिया में देखने से ही लग रहा है इसका एरिया कैसा है? थोड़ा छोटा है। तो ये उड़ीसा के मतलब केंद्रुपाड़ा एक ज़िला है, वहाँ से ये गुप्त गंगा जो एरिया है वहाँ से ये निकलती है। तो गुप्त गंगा पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन सा? गुप्त गंगा। और ये ज़िला कौन सा पड़ जाता है? केंद्रपाड़ा ज़िला। और वहाँ से ये निकलती है। तो इसका बहने वाली एक पवित्र नदी है और इसका कुछ एरिया झारखंड वाले एरिया में भी आता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है ये जो बैतरणी नदी है, इस ये धार्मिक काफ़ी मान्यता है इसकी। अगर पूछा जाए उड़ीसा की, तो बैतरणी नदी की धार्मिक मान्यता है। इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो इसे मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है बैतरणी को। तो ये है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्वर्ग और नरक के बीच की सीमा यही नदी बनाती है। सीमा माना जाता है मतलब बैतरणी नदी को, तो ऐसा कहा जाता है। और यमलोक की नदी, ऐसा कुछ आ जाए टर्म, यमलोक की नदी, स्वर्ग के वाली, तो सारी चीज़ें बैतरणी नदी का। तो ये देखा बैतरणी नदी का उद्गम अभी देखा गुप्त गंगा वाला या गोनासिक पहाड़ियों से मिलता है। और ये कहाँ से? भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ से होकर अभी देखा था। ये चूंकि मेन ही एरिया है, यही है ब्राह्मणी नदी, यहीं बैतरणी, तो यहीं भीतरगढ़ का। तो दोनों का एरिया सेम सा ही है। तो राष्ट्रीय उद्यान भीतरगढ़ का है। उड़ीसा झारखंड के मध्य ये सीमा का निर्धारण करती है कुछ
कुछ देर के लिए, तो ये बैतरणी नदी का एरिया हमने देखा। उसके बाद अगली नदी हमारी नदी है नर्मदा नदी। तो पहले तो यही देखा हमने, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, महानदी और ब्राह्मणी और महानदी। तो सबके क्रम याद रखने हैं। सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा, स्वर्ण रेखा, और उसके बाद है बैतरणी, उसके बाद है ब्राह्मणी और महानदी। अब जो अगली नदी आई है हमारी वो इम्पोर्टेंट है, वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा तो हम जानते ही हैं, नर्मदा किस एरिया में, इधर बह रही है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो नर्मदा मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मध्य भारत की अगर जीवन रेखा, क्योंकि ये भारत को लगभग दो भागों में डिवाइड कर रही है, उत्तर का नदी और दक्षिण की। तो मध्य भारत की ये जीवन रेखा कहा जाता है, और लगभग लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास ये स्थित है, मतलब लंबी है ये। उसके बाद है ये निकलती कहाँ से है, तो इसका अगर एरिया देखें, तो अगर इसी मैप में देखें तो ये निकलती है कहाँ से, कि जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, ये वाला एरिया नर्मदा बह रही है इधर, तो मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक वाला एरिया है उससे ये निकलती है। तो अगर इसमें देखें तो ये है नर्मदा नदी, ये बह रही है नर्मदा नदी। और इधर इस एरिया में कौन सी जगह है, अमरकंटक। तो अमरकंटक है, तो अमरकंटक से याद रखना, अमरकंटक जगह है, यहाँ से ये निकलती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। और ये भारत की सबसे लंबी पश्चिमी बहने वाली नदी है। अगर ये पूछा जाएगा नर्मदा नदी के बारे में, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भारत की मानी जाती है। इसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। तो जो नर्मदा है उसे किस नाम से जाना जाता है, रेवा नाम से। क्या क्या फैक्ट देखे हमने, दक्षिण और उत्तर का डिवाइड कर रही है ये नदी। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। तो अमरकंटक से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका नाम क्या रहता है, रेवा। तो ये याद इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है कि ये नदी जो होती है, ये नदी के किनारे जो कुछ स्थित हैं तीर्थ स्थल उन्हें देखें। तो कौन सा है, एक है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर एक है, और महेश्वर ऐसे तीर्थ हैं। या इस पे जो बांध बना है, वो ये बांध जो है वो कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। तो ये हमने देखा। तो इसके बारे में अब देखते हैं। तो उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा का, अमरकंटक से होता है। तो ये अमरकंटक से, उसकी विशेषताएं क्या है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा बना रही है, और खम्बात की खाड़ी जो अरब सागर में, उसमें ये गिर जाती। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी है, भ्रंश से होकर बहती है। अब यह क्वेश्चन कई बार आया है, भ्रंश से होकर नर्मदा तापी तो बहती है, पर इसमें एक नदी और याद रखनी है, वो कौन सी है, दो, एक दामोदर और एक माही नदी। तो दामोदर और जो माही नदी है वो भी भ्रंश में ही बहती हैं, तो ये भी याद रखना है हमें। तो जब हम इसे नर्मदा को पढ़ रहे होंगे, तो माही नदी भी इधर भी पड़ेगी, और इधर की साइड दामोदर नदी पड़ेगी, ये रही दामोदर नदी। तो ये दोनों नदियाँ भी भ्रंश में बह रही हैं। अब उसके बाद ये है इसी नदी का, नर्मदा का पूरा मैप है। तो सरदार सरोवर ये रहा, इसका बांध है, कोलार वाला एरिया, और ये बरगी डैम यहाँ पे इस पे स्थित है। अगला है गंगा नदी के बारे में देखें। तो गंगा भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है, लंबी भी है। तो ये क्या है, ये इसका किलोमीटर क्या है, 25 इसका किलोमीटर है जो कुल लंबाई है इसकी। निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री वाले एरिया से। तो गंगा इधर से कहाँ से निकलती है, गंगोत्री वाले एरिया से, जो कहाँ पे, हिमनद उत्तराखंड में है। और ये डेल्टा कहाँ बना दिया है, कि सुंदरबन वाले एरिया में। भारत की एक ऐसी नदी है, राष्ट्रीय नदी भी है, और राष्ट्रीय नदी है, ऐतिहासिक शहर हैं इस पर, जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग और कोलकाता। कोलकाता भी है इधर ही की तरफ। तो आसपास ये शहर हैं इसके। और उसके बाद है, अगर इसमें देखें तो गंगोत्री से निकलती प्राकृतिक सुंदरता वगैरह सारे इस पर शहर देख लिए हमने। उसके बाद है सहायक नदियों में देखें तो रामगंगा, गोमती, कोसी जैसी सहायक नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। तो रामगंगा, गोमती और कोसी ऐसी इनकी सहायक नदियाँ हैं, वो इसमें मिल जाती हैं। ये, और यहाँ पे क्या है, यह नदी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये भी हमने देखा। तो इसके किनारे शहरें एक तो याद रखने, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ये याद रखने। तो कोलकाता तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, पर है गंगा का बेल्ट ही वाला एरिया। पर ये तीन याद रखने, वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज वाला एरिया। तो ये है। उसके बाद है अगली नदी है जो मानस नदी है। तो मानस वाले एरिया की बात करें, तो मानस नदी कहाँ बह रही है, मैप में पहले देखते हैं। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करके इधर आ रही है, तब इधर की तरफ जो भूटान की साइड और ये सिक्किम वाला एरिया, इधर से एक नदी भारत में मिल रही है आके। तो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, उसका नाम क्या है, मानस। तो ये रही मानस। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ऊपर से एक नदी मिल रही है आगे, कौन सी, मानस नदी। तो ये हमने देखा। तो मानस नदी का उद्गम कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में है। और मानस जो है तवांग जिले से, अरुणाचल प्रदेश से है। और ये मानस नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। मानस नदी है तो राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी नाम से,
जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और जोगी घोपा के पास उससे मिलती है जो जगह है। उसके बाद है इसमें इसकी एक मुख्य सहायक नदी है लोहब्रक, जिसे कहते हैं कुरीचू कहते हैं इस नदी को, और महान हिमालय के उत्तर से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो। तो अगर पूछा जाए लोहब्रक या कुरीचू कौन सी नदी, क्या विशेषता है, तो ये मानस की तो सहायक है और ये महान हिमालय के उत्तर से निकलती है, मतलब हिमालय के भी उत्तर की तरफ से निकल के आती है। तो ये थोड़ी इसकी विशेषता रहेगी लोहब्रक और कुरीचू। तो ये वाली एक नदी हमने देखी, मानस वाला एरिया हुआ। अब मानस की वैसे लंबाई कैसी होगी, तब सोचो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से निकल के ये भूटान से होते हुए ऐसे बह रही है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, लगभग 376 किलोमीटर है। तो ये याद रखना। मेन क्या है कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट वाला, ये हेरिटेज साइट में आ जाता है जो मानस नेशनल पार्क है, तो इसमें याद रखना। और एक क्या चीज़ इसकी विशेषता है कि असम की सबसे तेज बहने वाली ये नदी है, सबसे तेज। अगर तेज बहेगी तो क्या होगा, इससे बाढ़ की समस्याएं भी रहेंगी। तो तेज बहने वाली एक नदी है। अब इसका नाम मानस कैसे पड़ा, तो एक मानसा करके देवी हुआ करती थी, तो मानसा एक देवी है हिंदू धर्म में, उनके नाम से ये पड़ा था। और अब जब इसमें मैप में हमने देखा है कि ये नेपाल और मतलब नेपाल नहीं, मतलब भूटान और अरुणाचल प्रदेश और असम की तरफ आ रही है। तो अगर पूछा जाए भूटान और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बना रही है थोड़ी देर, तो ये कौन सी नदी बना रही है, ये मानस भी बना रही है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है अगली नदी कावेरी नदी। अब कावेरी नदी तो दक्षिण की सबसे पवित्र नदी है। तो कावेरी नदी कहाँ मिलती है, कावेरी ये दक्षिण में मिलेगी कावेरी नदी, तो ये याद रखना। अब कावेरी जल विवाद भी हम पढ़ते हैं कई बार, तो कावेरी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट। अब बह तो इधर की रही है पर निकल कहाँ से रही है, पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित ताल कावेरी से ये निकलती है। तो अब और जगह कौन सी है वैसे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो याद रखना है ये निकलती कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कर्नाटक में, ताल कावेरी से निकलती है, वो जगह का नाम है। उसके बाद है इसके किनारे कई आइलैंड है, जैसे श्रीरंगम द्वीप, तिरुचिरापल्ली, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये प्रमुख जगह हैं। जैसे किनारे पे एक तो श्रीरंगम आइलैंड है, तो उसके बाद है तिरुचिरापल्ली है, शिव समुद्रम है जो क्या है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। मैसूर भी इम्पोर्टेंट है, मैसूर इरोड। अब तभी तो कावेरी को दक्षिण की मतलब सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि मैसूर हुआ, श्रीरंगम द्वीप हुआ, तिरुचिरापल्ली, ऐसे सबसे पवित्र जो और मेन एरिया हैं वो इसी के किनारे हैं। विशेषताएं इसकी देखें तो कृष्णा और गोदावरी के बाद दक्षिण की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है नर्मदा के साथ, तो पहली याद रखना है, दूसरी ये तो याद हो ही आती है दक्षिण में, कि कृष्णा और गोदावरी सबसे लंबी नदियों में से एक, मतलब ये रहेंगी टॉप पे। उसके बाद है तीसरे में इसका नाम आ जाता है कावेरी का, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें अगर जो इसके राष्ट्रीय उद्यान देखें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम अभ्यारण्य और वायनाड। तो वायनाड ये सारे कावेरी के बेसिन में ही है। बेसिन का मतलब नदी का आसपास का एरिया है, तो वो वाला एरिया। तो नागरहोल हुआ, ऐसे तो वायनाड जो जिला है वो तो केरल में पड़ जाता है, तो पर ये जो उसका एरिया है ना पूरा जो वाटर साइड एरिया, तो कावेरी बेसिन का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम पूछ लिया, वायनाड इसी में पड़ जाता है। तो ये हमने देखा। तो कावेरी, अब कावेरी की अगर सहायक नदियाँ देखें तो ये तो हमने देख लिया, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलेगी और जगह का नाम क्या है, ताल कावेरी। तो ये है। उसके बाद है जब ये निकलती है तो इसमें कुछ नदियाँ मिलेंगी, जैसे ऊपर से हेमवती एक नदी मिलेगी, फिर एक सिमसा नदी मिलेगी। तो एक हेमवती, सिमसा, नीचे की तरफ से एक मिल रही होगी काबिनी नदी, तो केरल में का नाम से ज़्यादा होते हैं, तो केरल की तरफ से एक नदी आगे नीचे से मिल रही होगी काबिनी नदी। उसके बाद है भवानी नदी और एक अमरावती नदी है। तो जो ये ती वाली है, अमरावती, काबिनी, भवानी, तो ऐसी वाली जो महिला नाम से है वो सारी नदी इसकी कावेरी की सहायक होती हैं। तो ये देखा। ऊपर से दो हैं कौन सी, एक हेमवती और एक सिमसा नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो कावेरी का हमने देखा, कावेरी की लंबाई कितनी, लगभग 800 किलोमीटर तक है। वैसे अगर डायरेक्ट प्रवाह देखें तो देखो तो सीधा दिख रहा है यहाँ से, कर्नाटक से कहाँ जाती है, सीधे तमिलनाडु में जाता। पर कावेरी जल विवाद में तो केरल भी आता है, पुडुचेरी भी आता है, तो सारे आते हैं क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र है। जैसे काबिनी हुई, भवानी हुई, अमरावती हुई, ये तो केरल वगैरह से होते हुए बह रही है ना, तो ये वाली चीज़ है। शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखना है, जो सबसे भारत के बड़े जलप्रपातों में से एक है। तो ये है। उसके बाद है अगला बराक नदी। तो बराक नदी के बारे में बात करें तो बराक नदी कहाँ बह रही है, भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही है। तो पूर्वोत्तर की एक प्रमुख नदी है, जो कि भारत हो, म्यांमार हो, और बांग्लादेश हो, इन तीनों के आसपास प्रवाह क्षेत्र इसका आ जाता है।
वैसे एग्जैक्टली अगर कहेंगे तो ये कहाँ से निकल रही है बराक नदी, ये जो एरिया देखेगा ये मणिपुर की तरफ वाला एरिया, तो कहाँ से है ये बराक नदी जो है वो कहाँ से निकल रही, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर वाला एरिया है। तो यह नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब बराक नदी बह रही है। बराक नदी मणिपुर के कुल्लेन गांव से निकलती है, लेआई कुल्लेन गांव के पास से निकलती है। विशेषताएं क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सीधी सहायक नदी नहीं है, मतलब देखो डायरेक्ट अगर अगर हम मैप देखें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, अभी देखा था ऊपर मानस वगैरह तीस्ता वगैरह नदी मिलेंगी, पर ये डायरेक्ट नहीं आ रही, ये इधर से निकल के मान लो ऐसे वाले एरिया में देखें तो इधर से निकल के बांग्लादेश में जाके मिलेगी। जब ये क्या चेंज हो जाता है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना बन जाएगी आगे जाके पद्मा, तब लास्ट में मिलेगी आगे। तो ये क्या कहेंगे इसे, बराक नदी जो है वो सीधे डायरेक्ट नहीं मिलती है, और यह प्रवेश बांग्लादेश में करेगी, करने के बाद सुरमा और कुशियारा नामक दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब जैसे ही ये बांग्लादेश में जाएगी तो यहाँ पे देखो दो नदियों के नाम है, एक का नाम है सुरमा और एक का नाम है कुशियारा। तो याद रखना है ये सुरमा और कुशियारा कहाँ की नदी है, बराक नदी के नाम है कहाँ, बांग्लादेश में। तो सुरमा और कुशियारा लगेंगे हिंदू टाइप, मतलब अपने यहाँ के नाम हिंदी टाइप के, पर ये नाम है बांग्लादेश में रखे हैं सुरमा और कुशियारा, तो याद रखना है। तो ये है बराक नदी। उसके बाद इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे सोनाई, जिरी, जटिंगा, ऐसे करके इसकी सहायक नदियाँ। तो बराक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मणिपुर वाले एरिया से एक तो निकलती है, तो मणिपुर की तरफ से इधर कमी नदियाँ हैं, लोसाई पहाड़ियाँ हैं इसी के आसपास, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जो लोसाई पहाड़ियाँ, जो लोआई लिखा है ये लोसाई भी कहते हैं, तो लोसाई जो है वो पहाड़ियाँ ऐसे, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे इसे जब ये जैसे ही ये प्रवेश करेगी कहाँ, बराक नदी बांग्लादेश में, वैसे ही इसे नाम क्या दे देते हैं, मेघना वाले नाम से मिल जाएगी। तो लास्ट में देखेंगे ये जो पद्मा और जमुना और ये हो जाएगी, तो और इसे क्या कह देंगे, मेघना, और ये सुरमा कुशियारा है ये इसके नाम। तो ये सारे इसके नाम है। उसके बाद देखें अगला लोहित नदी के बारे में। लोहित नदी का नाम लोहे जैसा है ना, तो यही है इसका नाम का कारण भी, कि अगर देखें इसे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही आएगी ये सियांग देहांग नाम से, देंग नाम से, इधर पीछे की तरफ से अरुणाचल वो इधर अरुणाचल प्रदेश के भी साइड में म्यांमार की तरफ से एक नदी आ रही है, वो कौन सी नदी आ रही है, लोहित नदी। लोहित नदी, अब लोहित नदी का नाम है तो लोहित नदी जायू नदी भी कहते हैं इसे, जायू नदी तिब्बत के कांगेरी कारपो से निकलती है, तो तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक और मिश्मी पहाड़ियों से होकर बहती है। तो लोहित नदी किस में कौन सी पहाड़ियों से होकर बहती है, मतलब तो मिश्मी पहाड़ियों से। इसका नाम लोहित क्यों है, तो रक्त की नदी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, जो आयरन की ज़्यादा संख्या हो जाती है, मतलब मात्रा होती है, तो ये लाल दिखाई पड़ेगी, तो इसका नाम कब पड़ गया, लोहित। जैसे चाइना में पीली नदी है, पीली दिखती है, तो ये लोहित नदी होगी। उसके बाद है लोहित नदी धोला शादिया, जो भूपेन हजारिका सेतु है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, सबसे लंबा पुल है, मतलब नदी वाला नहीं, सबसे लंबा पुल है जो भूपेन हजारिका, जो धोला सादिया वाला, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये पुल भी इसी नदी के किनारे लोहित नदी पर ही है। तो धोला सादिया अगर पूछा जाए वो किस पे है, लोहित नदी पे है, ये तो याद रखने काफ़ी इसमें पॉइंट है। एक तो लोहित नदी को लोहा के नाम से निकल कहाँ से रही है, तो तिब्बत वाले एरिया से निकलेगी और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बाद में। और लोहित नदी धोला सादिया जो पुल है, भूपेन हजारिका सेतु भी जिसे कहते हैं, भारत का सबसे लंबे पुलों में से है, उसमें ये वो इसी नदी के किनारे हैं। लोहित नदी के किनारे परशुराम कुंड स्थित है, जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, तो परशुराम कुंड स्थल है। अब इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर की है, मेन है जो तिब्बत से निकलती है, तो कुछ नदियाँ ही तिब्बत की तरफ से निकल के आती हैं, तो तिब्बत के जायुल से निकलती है, तिब्बत के जायुल से, तो जायु कह लो शॉर्ट में, जायुल कह लो, तो ये यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करेगी। और ये लोहित नदी भारत की सबसे तेज बहने वाली, जैसे मानस देखी था वैसे ये चूँकि हिमालय से निकली, उन्हीं तेज नदियों में स्थित, मतलब ये जानी जाती है, तेज बहती हैं, तो ये देखा हमने। उसके बाद है इसका मैप देख लिया, उसके बाद है सुबनसिरी नदी। अब इसी मैप में देखो तो ये तो लोहित अभी देखी हमने, ऊपर की तरफ देखेंगे तो सुबनसिरी नदी बढ़ेगी, धनसिरी नीचे है, सुबनसिरी ऊपर की तरफ से मिलेगी, तो ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सुबनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से, माउंट पोरोम्स में स्थित है, तो सुबनसिरी का कहाँ है, माउंट पोरोम, किसकी सहायक है सुबनसिरी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो ये याद रखना। उत्पत्ति कहाँ से होती है, तिब्बत के हिमालय से ही होती है, और तिब्बत के हिमालय में कौन सा माउंट है,
माउंट पोरो में। तो ये है। उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और उस अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में बहेगी। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और सुबनसिरी फिर मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी में। इसकी भी तीव्र धारा होगी। अब पर इसका यूज़ करते हैं सुबनसिरी का, तो इस सुबनसिरी पे जल विद्युत भी उत्पादन कर लेते हैं। तो सुबनसिरी पे जल विद्युत उत्पादन करते हैं, और भारत की सबसे बड़ी सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना भी भारत में बनाई जा रही है इसी पे, जिसमें क्षमता क्या है इसकी 2000 मेगावाट करके। तो ये है इसके बारे में। तो अरुणाचल, अगर सुबनसिरी को पूछा जाए तो सुबनसिरी को अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी होगी, सुबनसिरी। अब सुबन का मतलब क्या होता है, सुबन का मतलब उधर की तरफ होता है सोना, और सिरी का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब उनकी लैंग्वेज में नदी। तो सोने की नदी कहते हैं क्योंकि ये जीवन रेखा है। तो सुबनसिरी रेखा हमने। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से वो मेरी पहाड़ियों से होकर ये बहती है, उधर से निकल के आएगी, फिर चूँकि असम में आएगा तो मेरी पहाड़ियों भी मिलेंगी। लखीमपुर शहर जो उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये एक इसी नाम से उत्तर प्रदेश में भी तो है, लखीमपुर खीरी वाला, पर ये लखीमपुर शहर है जो इस पे एक स्थित है सुबनसिरी नदी पे, वो अलग है। उसके बाद है सुबनसिरी बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत में सबसे बड़े बांधों में से एक है, होगा। उसके बाद है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी देखें तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो ये जैसे अभी देखा था कृष्णा और गोदावरी, तो कृष्णा गोदावरी सबसे बड़ी नदियों में है, पर इन दोनों में सबसे बड़ी यही रहती है गोदावरी। तो गोदावरी जो नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी दूसरी सबसे भारत की लंबी नदी है। 25-25 गंगा देखा था, गंगा की लंबाई देखी थी 25-25, इसकी कितनी है 1465 है, 1465 इसकी लंबाई है। निकलती कहाँ से है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर है एक जगह, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये कहाँ पे जगह है, ये नासिक में स्थित है। तो गोदावरी नासिक से निकलती है। उसके बाद इसका प्रवाह काफ़ी बड़ा है। तो प्रवाह कैसे बड़ा है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरी बेल्ट आ जाती है इसमें, क्योंकि इसका कई बार सारी नदियाँ भी मिलती हैं। तो ये पूरा आया, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अब दक्षिण गंगा क्योंकि इतनी, तो एक तो गंगा के बाद सबसे लंबी है, दक्षिण में पवित्र भी माना जाता है, और सबसे लंबी नदियों में भी आता है। तो ये देखा हमने। नासिक का कुंभ मेला इसी के किनारे लगता है, जैसे अभी कुंभ मेला लग रहा है प्रयागराज में, तो ये नासिक का जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे ही लगता है। और ये भारत की उन नदियों में से है जो 4 जलवायु क्षेत्रों में है, 4 जलवायु क्षेत्रों में अलग, जैसे पश्चिमी घाट की जलवायु अलग है। फिर ये चूंकि इस एरिया में बहती है तो पूर्वी घाट तक आती है, तो यहाँ बीच में पठार पड़ जाएगा, इधर वाले एरिया में आएगा तो जलवायु बदल जाएगी। तो ये 3-4 जलवायु, मतलब 4 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से होकर बहती है, तो इसका नाम है, मतलब ये अलग है। तो गोदावरी नदी का देगा ये वाला एरिया ये। अब यहीं पर कोल्लेरू लेक है बीच वाले एरिया में, तो गोदावरी ये देखेगा गोदावरी नदी का पूरा कोस्ट। उसके बाद अगली नदी है बंसधारा नदी। अब बंसधारा नदी कहाँ बहती है, तो बंसधारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया की एक प्रमुख नदी है। तो अगर इसकी मैप देखें, तो अगर हम देखें तो अभी हमने क्या क्या देखा था, सबसे ऊपर थी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के बाद बैतरणी नदी थी जो सोने वाली, मतलब स्वर्ग वाली थी, तो बैतरणी नदी थी। तो स्वर्ण रेखा और वो सुवर्ण, हाँ स्वर्ण रेखा, उसके बाद कौन सी, बैतरणी। उसके बाद थी ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी के बाद महानदी। महानदी के नीचे देखेंगे तो कौन सी नदी मिलेगी, बंसधारा नदी। तो इसी की बात कर रहे हैं भी, बंसधारा नदी। अब चूंकि ये वाला एरिया तो उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है ये, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया से ये बहती है। तो ये हमने देखा। अब बंसधारा नदी कहाँ से निकलती है, तो बंसधारा पूर्वी घाट से ही निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, और दोनों राज्यों की ये प्रमुख नदी में से है। उसके बाद है, अगर शहर कौन सा है, श्रीकाकुलम शहर है, वो इसी नदी के किनारे है। अब अगर पूछ ले कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो डांगरी पहाड़ी है। तो बंसधारा नदी निकलती है डांगरी पहाड़ियों से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला है नदी जो है, एक तो उसके बाद है कि अगला है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी दक्षिण भारत की नदी है, तो पेन्नार कहाँ दिखेगी, तो ये रहा पेन्नार नदी। ये पलार नदी है, कृष्णा नदी है, और बीच में है पेन्नार नदी। तो ये पेन्नार नदी है, ये कहाँ निकलती है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, लगभग 600 किलोमीटर की है, मतलब बड़ी नदियों में आती है। निकलती कहाँ से, चूँकि ये देखो ये बह तो तमिलनाडु की तरफ जाके रही, पर निकल कहाँ रही, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक हिल है जिसका नाम है नंदी हिल्स, तो नंदी हिल्स से होकर ये निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक के बाद कुछ एरिया आंध्र प्रदेश, और इस वाले एरिया में ये बहती है। तो ये इसके बाद है आंध्र प्रदेश की रॉयल सीमा का एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र पूछा जाएगा
कि रॉयल सीमा का क्षेत्र कहाँ है, तो अरुणाचल वो आंध्र प्रदेश में है रॉयल सीमा का क्षेत्र, और यहाँ पे जल आपूर्ति यही नदी करती है। तो ये है इस पे इम्पोर्टेंट। इसके बाद है यह नदी जो है इसे संस्कृत में पयस्विनी कहा जाता है, पयस्विनी से इसका नाम लिया गया है। तो पेन्नार का मतलब जो अगर हम संस्कृत में देखें तो पयस्विनी होता है, पयस्विनी मतलब दूध देने वाली नदी, क्योंकि इस एरिया में क्या है ये पानी उपलब्ध कराती है और पवित्र टाइप की साउथ की नदियाँ ज़्यादा ही मानी जाती हैं। तो ये, और इसके बाद एक नदी इसकी विशेषता क्या है, साल भर इसमें पानी की कमी रहती है। उन नदियों में दक्षिण भारत की कावेरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी नदियाँ को ऐसी ये मौसमी टाइम में बदल जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, साल के अधिकांश समय पानी की कमी रहती है। तो ये अपने देखा पेन्नार नदी का, तो कर्नाटक वाले एरिया से निकल रही है नंदी पहाड़ियों से, तो कर्नाटक में नदी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तरफ जाएगी तो ये वाला देखा। उसके बाद देखा ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी अभी मैप में कई बार देख ही लिया। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की, मतलब अपने एशिया की सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र मतलब सबसे लंबी में से एक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर देखें तो एशिया में जैसे कुछ ही नदी तो हैं, वांगो वगैरह नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगशी वगैरह, तो ये कुछ नदियाँ हैं। उन्हीं नदियों में से एक इंपॉर्टेंट कौन सी, ब्रह्मपुत्र। अब गंगा से तो बहुत लंबी है ये, गंगा 25 था, इसकी लंबाई है 38-48। तो गंगा से तो काफ़ी बड़ी है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से, जो चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है वहाँ से होती है। तो तिब्बत वाले एरिया में चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसकी होती है। और जहाँ इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जब ये निकलती है तो इसे क्या कहा जाता है, जब ये निकलती है सांगपो नदी, तो यारलुंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश से सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गिर जाती है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है अगर पूछा है, क्योंकि एरिया बड़ा है, बड़े एरिया में बहती, लंबी भी है, तो चौड़ी नदियों में से एक है ये। और इसमें पानी का जल स्तर बहुत हो जाता है जब मानसून आता है, तो मानसून के दौरान इसका पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे चौड़ी नदियों में से याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है, उसका नाम क्या है, बोगीबील पुल, जो भारत का सबसे बड़े में से, मतलब रेल और सड़क दोनों का जो पुल होता है, रेल ब्रिज और सड़क दोनों गुजर जाएंगे, तो ऐसा पुल भी है एक, बोगीबील पुल। तो ये है। उसके बाद है कि ये दुनिया की कुछ गिनी चुनी नदियों में से है जो मेल नाम रखती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो, ब्रह्मपुत्र महिला नाम नहीं है ना इसका, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये मेल नाम रखने वाली कुछ ही नदियों में से दुनिया की है ये, जिसका नाम ऐसा है। और भारत की समस्या क्या है, ये विनाश लाती है, मतलब बाढ़ लाती है, मतलब पानी कई बार इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे हमने देखे कि मानसरोवर से निकलते हैं। उसके बाद इसमें कई सारे शहर हैं, जैसे डिब्रूगढ़ हुआ, उसके बाद जोरहाट हुआ। जोरहाट, जोरहाट कहाँ पे है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसी के पास एरिया में अगर हम देखेंगे तो जोरहाट ज़िला है, जो हुलूक गिब्बन के लिए भारत में जाना जाता है। तो वहाँ पे तेजपुर, गुवाहाटी, ये वाले सारे एरिया हैं जो शहर हैं इसके किनारे ही हैं। उसके बाद यह नदी जलमार्ग 2 के रूप में भी जानी जाती है। जो मानस वाला एरिया है उसके इधर वाला एरिया जो है मानस नदी, और इसके इधर ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है, इस वाले में नेशनल वाटरवे है। पहला तो यही है हल्दिया वाला, जो प्रयागराज हल्दिया वाला, दूसरा कहाँ है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी वाला। तो दूसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो डिब्रूगढ़, काजीरंगा और है पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो कुछ अगर देखें, जैसे काजीरंगा है तो जब ये निकलती है नदी तो बीच में इस नीचे की तरफ कौन सा मिलता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही डिब्रू सैखोवा हो गया, पोबीतोरा नेशनल पार्क हो गया, ये सब इसके दक्षिण में स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी दक्षिण में, ओरांग असम में ही है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान वो भी इसी में। काजीरंगा से होकर बहती है अगर पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी मतलब किस से होकर बहती है, नेशनल पार्क से, तो कौन सा है, काजीरंगा है। उसके बाद है जब ये गंगा में मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, यह बांग्लादेश में गंगा मतलब पद्मा से मिल जाती, और लास्ट में इसका नाम क्या जाना जाता है, ये अब गिरती है तो मेघना नाम से जाना जाता है। तो ये हमने क्या देखा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा। उसके बाद अगली नदी है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी के बारे में देखें तो कृष्णा जो है भारत की, दक्षिण भारत की फिर प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400, तो मतलब किसके लगभग थोड़ा सा है, गोदावरी कृष्णा दोनों लगभग बराबर सी हैं। तो ये है। तो कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, उसका कहाँ से होता था, त्र्यंबकेश्वर से हो रहा था गोदावरी का, और इसका है महाराष्ट्र में ही पर महाबलेश्वर से है। उसके बाद यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर
बहती है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और वह मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो याद कर लेना है इसे। तो हैदराबाद मूसी। अब याद कैसे कर लेना कि कृष्ण कृष्ण जो हुआ करते थे तो उनकी एक मौसी थी, ऐसे याद कर लेना। तो ये मूसी नदी याद हो जाएगा उससे। उसके बाद है यहाँ पे अमरावती शहर है, विजयवाड़ा शहर है, श्रीशैलम है, ऐसे शहर कृष्णा नदी पे है। तो श्रीशैलम, अमरावती ये है। उसके बाद है कुछ बांध भी हैं। नागार्जुन, अब नागार्जुन वाले हैं तो कृष्ण जैसा नाम लग रहा है ना, तो नागार्जुन, श्रीशैलम, अलमट्टी, ये सारे बांध इस पे हैं। कृष्णा, भीमा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भीम कृष्ण के भाई हुआ करते थे, मतलब कृष्ण मतलब वो वाले एरिया में, मतलब महाभारत टाइम में हम सुनते हैं ना तो भीम को, तो ऐसे ही याद कर लेना। कृष्णा नदी जो है की सहायक सबसे बड़ी कौन सी है? भीमा नदी है। तो यह चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख जो है वो नेशनल पार्क, ये सारे इसी पे स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। उसके बाद देखें कृष्णा का ये मैप भी देख लिए, तो ऊपर से जो अभी देखा सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है? भीम के नाम से है। जो भीम थे तो उनके नाम से सबसे बड़ी है ऊपर की तरफ देखिए। और नीचे की तरफ देखेंगे तो तुंगभद्रा, ये रहा तुंगभद्रा नदी। और मूसी अभी देखा था मौसी के नाम से, ये कहाँ? ये वाला नदी में बह रही है। उसके बाद है अगली नदी है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के बारे में बात करें तो तीस्ता कहाँ है? तो जब हम ब्रह्मपुत्र नदी देखी तो ब्रह्मपुत्र नदी में अभी कौन कौन सी देखी? लोहित देखी, सुबनसिरी देखी, मानस देखी, 3 देख चुके हैं हम इससे संबंधित, लोहित, सुबनसिरी और मानस। अब है तीस्ता। तीस्ता यही रहा, सिक्किम वाले एरिया से निकलते हुए बहते हुए इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो तीस्ता का उद्गम सिक्किम में जेमू ग्लेशियर के पास पोहुनरी से है। तो जेमू ग्लेशियर एक तो याद रखना कहाँ पे है? सिक्किम वाले एरिया में, उधर से ये निकलती है। उसके बाद है इसमें, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम पश्चिम बंगाल से बहती हुई, सिक्किम से बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब क्या है, तीस्ता चूंकि दिख ही रहा है सीधा ये बांग्लादेश की तरफ जाएगी, तो भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच से नदी को लेकर विवाद रहेगा ही, जल विवाद होते ही है। सिक्किम इसके मतलब सिक्किम की सबसे प्रमुख नदी मानी जाएगी, कौन सी? ये वाली तीस्ता नदी जो सिक्किम में, सिक्किम की ये जीवन रेखा कही जाती है। और हिमालय की जंगली नदी कहा जाता है इसे, हिमालय की जंगली नदी, क्योंकि इसका भी बहाव बहुत तेज़ है, तो इतनी तेज़ बहती है कि जंगली नदी से कहा जाता है। तो ये भी इसके बारे में। तो ये उसके बाद क्या है, इसके शहर है जलपाईगुड़ी, चांगथांग, कालिम्पोंग, ये सारे शहर इसके किनारे पे हैं। तो उसके बाद है अगली नदी चंद्रप्रभा नदी। तो चंद्रप्रभा नदी कौन सी है? ये महाराष्ट्र वाली। तो चंद्रप्रभा नदी जो है, और एक चंद्रप्रभा नदी कौन सी है? महाराष्ट्र की है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। चंद्रप्रभा जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। एक चंद्रप्रभा चंदौली वाले एक जगह है उत्तर प्रदेश वाले, ये चंद्रभागा नदी है। तो चंद्रभागा जो नदी है वो महाराष्ट्र में है, तो चंद्रभागा है ये। तो ये है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है? ये पूर्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो चंद्रभागा है जो, वो किसकी सहायक है? पूर्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी की एक सहायक नदी है जो इस क्षेत्र में जलापूर्ति करती है। तो ये याद रखना है इसमें। उसके बाद है अब चंद्रभागा जो नदी है वो ये देखना महाराष्ट्र वाले एरिया में ये चंद्रभागा है। उसके बाद है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो तुंगभद्रा भी साउथ में है। अभी उसका मैप देखा था, कृष्णा की सहायक थी ना, तो कृष्णा अगर ऐसे आ रही तो नीचे से मिल रही थी तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी कर्नाटक से ही निकलती है। तो कर्नाटक मतलब तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक के शिमोगा जिले से हुआ है। शहर कई सारे हैं, जैसे हम्पी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो सबसे मेन है वो कौन सा शहर है? हम्पी शहर है, क्योंकि ये जाना जाता है विजयनगर साम्राज्य का। सहायक नदी है तुंगा। तो जो तुंगभद्रा बना है वो तुंगा नदी भी है, उसकी एक सहायक नदी है। उसके बाद एक भद्रा नदी है। तो ये तुंगा और भद्रा दोनों नदी मिलकर तुंगभद्रा कहलाते हैं। पर इसके बाद भी और भी नदियाँ ऐसे बरदा है, वेदावती है, तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये हमने देखा। तो तुंगभद्रा के बारे में क्या याद रखना? कृष्णा की तो मूलतः सहायक है, पर इसकी 2 सहायक है कौन सी? जो तुंगा और भद्रा नदी है। कहाँ से होकर बहता ही है? तो कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, इन एरिया से होकर ये कृष्णा नदी में मिल जाएगी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जगह मेन हुआ करता था हम्पी, वो किस नदी के किनारे? तो वो भी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो हम्पी के खंडर हैं के पास इस नदी को राजाओं की नदी कहा जाता है।
जैसे मिस्र में कहा जाता है मिस्र वाला एरिया, मिस्र नदी जो फ़ैरो वगैरह हुआ करते थे, वैसे ये चूँकि हम्पी के यहाँ पे खंडर है इस नदी के किनारे, तो इसे राजाओं की नदी भी कहा जाता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में से संबंधित है। प्राचीन काल में ये क्यों फेमस थी, यहाँ पे सोने के कण पाए जाते थे जिसे स्थानीय लोग फिल्टर करके इकट्ठा कर लेते थे पहले समय में, मतलब तो सोने के कण भी यहाँ मिलते थे। अब देखें यमुना नदी, तो यमुना भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है, तो दूसरी सबसे पवित्र नदी और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर है। तो ये उत्तराखंड में यमुनोत्री वाली जगह है, वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे मध्य प्रदेश तक ये वाले एरिया में बेल्ट बना, मतलब इसका बेल्ट है जो एरिया है इसका। तो ये प्रमुख शहर कौन से, दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है, ये इसके किनारे प्रमुख शहर हैं। बांध कौन सा है इसके किनारे, सबसे मेन जो बांध है, तो बांधों में हथनी कुंड एक बांध है, ये फेमस है। तो हथनी कुंड बांध किसके नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। ताजमहल है ये इसके किनारे, यमुना को काली नदी भी कहा जाता है आजकल, क्यों, क्योंकि इसका पानी प्रदूषण के कारण गहरा काला हो गया। वो काली नदी वैसे तो और हैं कई सारी, भारत उत्तर प्रदेश में तो काली, इसे भी पर कह देते क्योंकि पानी काला हो गया ना इसका। तो यमुनोत्री से निकलती, यमुनोत्री वाली जगह पर बंदर पूंछ एक शिखर है ग्लेशियर, वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद ये शहर दे दिए ताजमहल, मथुरा, इलाहाबाद वगैरह, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अगली नदी है चिनाव नदी। अब चिनाव नदी की मैप देखें तो यह सिंधु नदी, अब सिंधु नदी में झेलम नदी मिलती है और झेलम में ही चिनाव वाला, तो चिनाव एरिया देख लिया हमने ये। अब चिनाव का अगर मैप देखें तो झेलम तो पूरे जो जम्मू वाले एरियाज में बहते हुए बॉर्डर बना रही, फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। पर चिनाव का देखें तो इधर से सीधा एंट्री मारेगा। तो चिनाव जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों से निकलती है। तो ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये कहाँ पे आया था, क्योंकि इधर कौन सा एरिया, हिमाचल प्रदेश, तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो पहली चीज़ क्या है, सबसे ज़रूर चिनाव हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा से निकलती है। फिर क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति में दो दर्रे, मतलब एक दर्रा आएगा, वो कौन सा दर्रा है, लाहौल स्पीति दर्रा। तो लाहौल स्पीति जो दर्रा है, स्पीति जिले में चंद्रभागा दोनों नदियों का संगम हो जाएगा और वहीं से ये नदी बन जाती है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो और पाकिस्तान हो, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। और भारत में जो सबसे लंबे ऊंचे रेलवे पुल हैं वो चिनाव ब्रिज बनाया जा रहा है एक यहाँ पे। दूसरा चिनाव नदी पर एक बांध भी है, उसका नाम क्या है, बगलेहार। तो बगलेहार बांध है, भारत और पाकिस्तान के बीच इसी कारण विवाद भी चलता है। तो ये है इस नदी को, इस नदी की जो हीर रांझा वाली एक स्टोरी आती है ना, वो इसी नदी के किनारे की मतलब उल्लेख होता है, उसमें इसी नदी का उल्लेख होता है, कौन सी, चिनाव नदी का है। और प्राचीन काल में इस नदी का नाम क्या लेते हैं एंशियंट वाले में, तो इसे कहते थे अस्किनी नदी। तो इसे प्राचीन काल में अस्किनी नदी का कहते थे। तो ये हमने देखा। उसके बाद अगली नदी है नुब्रा नदी। अब नुब्रा नदी कहाँ है, तो नुब्रा लद्दाख की एक सहायक नदी है, तो ये रही नुब्रा नदी। ऊपर सियाचिन वाली जगह है, तो ये जो दिख रही है ये नदी कौन सी है, नुब्रा नदी है। तो नुब्रा लद्दाख वाले एरिया में है और बहुत छोटी नदी है, मतलब 80 किलोमीटर की ये नदी है। उत्पत्ति कहाँ से होती है, सियाचिन, क्योंकि ये ऊपर कौन सा है, सियाचिन, तो सियाचिन से ही ये इसकी उत्पत्ति होती है लद्दाख में। नुब्रा से बहती हुई सियोक नदी में ये मिल जाती है, यहीं ये जो एरिया में देखेगा ये नदी वो कौन सी है, सियोक नदी। तो ये किस में मिल जाएगी, नुब्रा सियोक नदी में मिल जाएगी। तो ये देखा। और सियोक नदी किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। नुब्रा नदी ठंडी नदियों में से है भारत की, क्योंकि ग्लेशियर की तरफ है, तो पानी ग्लेशियर से आता है इसमें। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे रेत के टिब्बे, मतलब कई पर्यटक स्थल इस पर काफ़ी सारे हैं। तो ये है। ऊँट सफारी भी यहाँ पे, कौन सी सफारी होती है, ऊँट सफारी भी यहाँ पे होती है, हिमालय वाला, ऐसा नहीं रेगिस्तान में ही होती है, यहाँ पे भी चलता है। तो ये देखा। तो इस वाले एरिया में क्या है, नुब्रा है, सियाचिन से निकलती है। काराकोरम जो एरिया है वो सॉल्टोरो पर्वत के बीच से होकर बहती है। तो काराकोरम सबसे ऊपर काराकोरम ही मिलता है, तो काराकोरम लद्दाख जाकर, तो काराकोरम और साल्टोरो पर्वत है उसके बीच में ये स्थित है। तो ये देखा हमने। सियोक की ये सहायक नदी है। उसके बाद अगली नदी है गौरी गंगा नदी। तो गौरी गंगा नदी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, गंगा ही नाम है, उत्तराखंड में ही तो गंगा है, तो गौरी गंगा भी यहीं है। गौरी गंगा देखें तो ये भी है, ये भी छोटी नदी है। मिलम, जो मिलाम ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है, तो मिलम एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है और पिथौरागढ़ जिले से बहते हुए काली नदी में ये मिल जाती है। तो नाम है गौरी गंगा और मिल जाती है काली नदी में, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो गौरी गंगा किस नदी में मिल जाती है, काली गंगा। यह नदी मुनस्यारी क्षेत्र के पास बहती है जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उत्तराखंड कोई जाता है तो एक जगह है फेमस है, मुनस्यारी ट्रैकिंग क्षेत्र। तो वो ट्रैक कर, मतलब ये पहाड़ वगैरह इन पे चढ़ते हैं, बर्फ़ वगैरह, तो मुनस्यारी जगह है, उसी के आसपास ये बहता है। इसमें भी वही समस्या है, तेज़ प्रवाह इसका काफ़ी होता है।
तो ऐसे अब गोरी इसका नाम कैसे पड़ गया, कोई वजह तो होगी ना, गौरी गंगा। अब जैसे गंगा का नाम था उसमें गौरी क्यों, क्योंकि ये एरिया बर्फ़ से ढका रहती है, मतलब ये काफ़ी समय में, पहले समय में बर्फ़ और ज़्यादा हुआ करती थी, तो बर्फ़ के कारण गंगा का पानी, अब नॉर्मल गंगा तो कहेंगे नहीं इसे, तो क्या कह देंगे, गौरी गंगा कह देंगे। तो ग्लेशियर के झरने भी इस नदी पे हैं, तो ये वाला देखा है हमने। उसके बाद अगली नदी है जो गौरी गंगा, ये रहा जो दिख ही रहा है उत्तराखंड वाले एरिया में, तो ये गौरी गंगा रहा जो नेपाल की सीमा के पास है। ये पिथौरागढ़ जिला है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इधर उत्तराखंड है ये, थोड़ा मैप देखना है। उसके बाद अगली नदी है जो फेमस है भारत की सबसे ज़्यादा, वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। हम भारत और पाकिस्तान का 1960 का विवाद भी जानते हैं, सिंधु नदी को लेकर है, जो पानी के बंटवारे को लेकर। तो सिंधु नदी क्या है, उत्तर पश्चिम भाग में बहती है, अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत वाले एरिया से होता है, तिब्बत के मानसरोवर से, जो हिमालय पर्वत से के उत्तर में बह स्थित है। उसके बाद करें, मतलब ये जो तिब्बत के मानसरोवर है वो हिमालय पर्वत के उत्तर में ही तो स्थित है, हिमालय वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मिल जाए। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी, वही झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, तो ये सब है। चेनाब नदी इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी, जो अगर एक पूछे जाएगा तो चेनाब होगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जे सिंधु को जिसने चुना है मतलब चेनाब है। उसके बाद है मोहाना, पाकिस्तान से होकर बहती है और उधर ही पाकिस्तान में ही पानी में, मतलब अरब सागर में ही गिर जाती है। तो ये देखा, इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, तो एक तो ये सबसे प्राचीन नदियों में से भारत में 8131 है। वैसे भारत में सबसे लंबी नदी 2525 है गंगा, पर ये गंगा से ज़्यादा बड़ी है। पर ये असल में इसकी समझ, मतलब ये भारत में क्यों नहीं पड़ते इसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान, तिब्बत पूरा एरिया से होकर बहती है, तो इस वजह से ये इधर उधर है। कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास ही सिंधु ग्लेशियर है, वहाँ पे वो, मतलब जहाँ से ही निकलती है, तो ये देखा हमने। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का विवाद भी है। बाकी ये फेमस है ये, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय ये प्रमुख नदी हुआ करती थी, तो ये वाला बात है इसमें। तो प्राचीन में इसे क्या कहा जाता था, इंडोस नदी, अगर पूछा जाएगा वो आता है एंशियंट हिस्ट्री में, तो इसे पहले इंडोस कहा जाता था, सिंधु तो बाद में नाम पड़ा है, क्योंकि इंडोस किसने डाला, जो यूनानी लोग आए थे ना पहले, वो लोग इसे इंडोस कहते थे। तो ये देखा। अब तो क्या क्या याद रखना है, तो तिब्बत में होकर बहती, तिब्बत के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद पाकिस्तान में। उसके बाद ये वाला पूरा एरिया हो। अगला है नागावली नदी। तो नागावली नदी कहाँ है, तो अभी उड़ीसा और मतलब उड़ीसा का ही एरिया है। तो उड़ीसा में जो अभी हमने देखा था, वंशधारा तक हम आ गए थे, स्वर्ण रेखा से स्टार्ट किया था, बैतरडी पे आए थे, बैतरडी के बाद ब्राह्मणी पे आए, स्वर्ण रेखा सोने को वितरित कर दिया बैतरणी। उसके बाद ब्राह्मणी है, उसके बाद महानदी है, महानदी के बाद वंशधारा देखा था, इधर नीचे की तरफ ऋषिकुल्या एक जगह है, और ये सब है। इधर देखेंगे तो ये मिलेगी नागावली, और नागावली के बाद एक नदी और दिखेगी, इंद्रावती नदी, जो वो मतलब इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश भी फेमस है। तो नागावली, चूँकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो किस एरिया में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये देखो आंध्र प्रदेश की सीमा लगी है इससे, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की नदी है, लंबी भी मतलब सही है, 256 किलोमीटर है ये। तो ये है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही बहती है, तो ये है। उसके बाद ये क्षेत्र क्यों जाना जाता है, तो ये आदिवासी लोगों के लिए क्षेत्रों को जल आपूर्ति होती है इस एरिया में, तो नागवली से ही होता है। तो नागवली जो है, नागावली कहते हैं नागवली, तो ये जनजातियों के लिए भी जाना जाता है। नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा नागवली, ये भी तो लग रहा है ना नाग जैसा नाम, तो ऐसे ही नाम पड़ा था। यहाँ पे सांपों से जोड़ा जाता है, नागों से, क्योंकि यहाँ पौराणिक कथाओं में इसे सर्पों की नदी कहा जाता था, तो नाम पड़ गया क्या, नागवली। तो सर्पों की नदी थी ये पहले पौराणिक समय के अनुसार। और धारा के आसपास कई आदिवासी समूह रहते हैं, मतलब जिसकी जलधारा के, जो लोग मानते हैं कि नदी कैसी है, बहुत पवित्र नदी है। तो ये इसका देखा, नागवली नदी है, और श्रीकाकुलम शहर है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मेन है, ये पूरा क्रम याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें ये वाली बेल्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जो उड़ीसा की नदियाँ हैं। तो ये, उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, जो हमने सबसे पहले देखी, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं बार बार, वो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी भी वैसे, मतलब एक उन भारत की नदियों में से, यहाँ सोना, मतलब सोने के कण पाए जाते हैं आज भी, तो स्वर्णरेखा ही नदी का नाम है, तो यहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो उत्पत्ति होती है वही रांची के पठार से, झारखंड से, ब्राह्मणी ये सब उधर की तरफ ही है, तो रांची के पठार से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये झारखंड से निकलने के बाद कहाँ बहती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सोने के कण की वजह से इसे क्या कहेंगे, तो ये प्राचीन काल में यहाँ सोने की खदानें हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है, और यहीं से लोग सोना निकालने का प्रयास करते थे। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में हमने देखा।
अब यहाँ पे एक दो फेमस जगह क्या है कि एक तो ये झारखंड के रांची वाले से है, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला एरिया कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक तो उनकी कुछ की राजधानी है रांची वगैरह, उसके बाद जमशेदपुर यहीं है। तो जमशेदपुर चूँकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और जमशेदपुर भारत में कोयला लोहा वगैरह के लिए फेमस, तो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पास ही स्थित है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। उसके बाद अगली है नदी घाट प्रवाह नदी। घाट प्रवाह नदी के बारे में बात करें, जैसे कहते हैं कृष्णा की सहायक दो नदियाँ, एक घाट प्रवाह और एक माल प्रवाह। तो घाट प्रवाह माल प्रवाह, तो घाट प्रवाह नदी कृष्णा की सहायक है, महाराष्ट्र के फटकवाड़ी जिले से निकलती है। तो महाराष्ट्र से निकलती है घाट प्रवाह नदी, महाराष्ट्र कर्नाटक से होकर बहती है। मार्कंडेय नदी और हिरण्यकेशी नदी इस नदियों की एक सहायक नदी है। मतलब घाट प्रवाह की दो सहायक नदी है, एक मार्कंडेय और हिरण्यकेशी। यह मतलब यह नदी कृष्णा के दाहिने से मिलती है, दाहिने मतलब नीचे की तरफ से, तो इधर से दाहिने से मिलेगी। इस नदी पर घाट प्रवाह कर्नाटक का मतलब घाट प्रवाह जलाशय कर्नाटक में निर्माण हुआ है। तो ये देखा हमने। तो घाट प्रवाह में मेन बात क्या है, ये कर्नाटक से निकलती है और चूंकि इस एरिया से निकलती है तो इसे ये भी आ सकता है कौन सी पहाड़ी है, तो सह्याद्री इसमें पहाड़ी है। तो सह्याद्री पहाड़ियों से निकलती है कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो कर्नाटक के मतलब ये वाला एरिया है, तो कर्नाटक महाराष्ट्र वाला एरिया फेमस है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये याद रखना है इसमें थे। उसके बाद इस पे एक जलप्रपात है, वो कौन सा जलप्रपात है, गोकाक जलप्रपात है। तो ये है दक्षिण भारत का है। अब यहाँ पे जो गोकाक जलप्रपात क्यों पढ़ रहे हैं कि जो गोकाक जलप्रपात है इसे दक्षिण भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं। तो न्यागरा जलप्रपात अगर पूछे, तुलना कर रहे हैं अगर न्यागरा की, तो ये अमेरिका में है उधर की तरफ। अब दक्षिण अमेरिका का न्यागरा किसे कहते हैं, गोकाक को। तो गोकाक जलप्रपात किस पे, घाट प्रवाह। क्या क्या पता चला, घाट प्रवाह पश्चिमी घाट से निकल रही है। मेन नदी किसकी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की मेन नदी है। गोकाक यहाँ पे क्या है, जलप्रपात है। और जो मेन जगह है वो महाराष्ट्र वाला एरिया है। और यहीं पे जो कह देते हैं वो क्या है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ कह देते हैं जो कर्नाटक में। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पे इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो उसके बाद है, तो ये वाला सेम ही हो गया। अगला देखें तो ये रहा बिल्कुल बॉर्डर है चूंकि इसका, तो किधर भी कह देते, कभी इधर कह देते महाराष्ट्र और कभी इधर। तो ये घाट प्रवाह नदी के बारे में। तो ये हमने उत्तर प्रदेश में जो जितने 10-15 वर्षों में जो भी यूपीएससी के मतलब यूपीएससी के पेपर आए थे वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो यूपीएससी से संबंधित ये सारे पीवाईक्यू थे रिवर के।